नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 71 बीपीएससी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी मैंने एंड कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। अब साथ में हम लोग बिहार स्पेशल को शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप बिहार से संबंधित दे रहे होंगे तो वहाँ पर सवाल ज़रूर ही पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल में आज हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन को पढ़ेंगे। कौन सा बुक लें इसको लेकर के मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, डिटेल में समझा भी दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। धीरे धीरे से हम लोग पढ़ेंगे, आराम आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार स्पेशल इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, वो एक तरीके से बोनस होता है आपके लिए। अगर आप उसको गलत नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि बिहार स्पेशल के आसान से सवालों में भी निगेटिव लगा करके आ जाते हैं। ध्यानपूर्वक बिहार स्पेशल के सभी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। एमसीक्यू भी मैं साथ में करवाऊंगा। जो मैं करवाऊंगा सवाल उसी में से पूछे जाएंगे। ये मैं किसी और सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बोलता हूँ, बिहार स्पेशल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जितना डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा हर चीज़ को, अगर आप उसको सीरियसली करेंगे 2 बार रिवाइज़ करके, तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल मिलेंगे और गलत भी नहीं होगा। पीडीएफ शायद मैं इसका नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट वगैरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए मैं आपको शायद पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। फिर भी कोशिश करूंगा कि कोई उसका तोड़ होगा तो निकालने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए क्या है बिहार स्पेशल को लेकर के। पीडीएफ है, पीडीएफ से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़, इतना तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सबसे पहले बिहार का मैप देखिए, आपके पास भी होगा। अगर आपके पास नहीं है तो कृपया इसको खरीद करके ले आएँ, सामने टेबल पर चिपका लें काट करके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहार का मैप, आपके पास में होना ही होना चाहिए प्रीलिम एग्ज़ाम या बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ किस किस की सीमाएं लगती हैं, पश्चिम बंगाल के साथ इन 3 जिलों की लगती है, झारखंड के साथ किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के साथ किन किन की सीमा लगती है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल आपके प्रीलिम में पूछा जाता है। जैसे 69th बीपीएससी में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं, कितने ज़िले हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी कितने ज़िलों से होकर के बहती है, गंगा नदी के उत्तर का भाग कितना लंबा चौड़ा है, कि दक्षिण का भाग कितना लंबा चौड़ा है, बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए इसको डिटेल में पढ़िएगा और ये मैप आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक बार में पूछूं कि भाई शेखपुरा कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट उंगली से बता देना चाहिए कि शेखपुरा यहाँ है, जिसकी ज़िला जो है उसकी सीमाएं जमुई, नवादा, लखीसराय और नालंदा से लगती है। क्या सभी ज़िलों की सीमाओं को याद करें? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप इससे फ्रेंडली होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मधेपुरा कहाँ है। एक बार पूछे तो आपको झट से बता देना चाहिए कि मधेपुरा कहाँ पर है। ओके, इसलिए आपको मैप बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा जगह स्थित है। बिहार राज्य है, इसका नाम पड़ा कब पड़ा है? तो भाई बौद्ध मठ यहाँ पर बहुत सारे हुए करते थे और बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को विहार कहा जाता है। विहार कहा जाता है, ठीक है, आज भी कहा जाता है विहार। तो अधिकता के कारण से परा विदित हो कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध शिक्षण और पठन पाठन का बहुत लंबा अरसा तक काम चलता रहा। महात्मा बुद्ध के समय से लेकर के आप मान करके चलिए पाल वंश के अंत तक यहाँ पर बौद्धों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था। लेकिन उसके पश्चात से जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, उसके बाद से बौद्धों का प्रभाव कम हो गया। ओके, राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ये प्रीलिम एग्जाम में कितने ही बार पूछा गया है, इसको अलग से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। राज्य की राजधानी पटना है। प्राचीन समय पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद आदि इसके नाम रहे। अजीमाबाद औरंगजेब के समय में इसका नाम था, अजीमाबाद नाम था। और मानसिंह जो था, मानसिंह जब शासन कर रहा था तो मानसिंह के समय में इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर था? तो रोहतास को बनाया गया था, रोहतास को बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन हिस्ट्री जो है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें नॉर्थ इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें पूरा शासन का कार्यक्रम बिहार से ही चलता था। इसलिए बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के और आज का बिहार, जब 2025 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक के बिहार में इसकी बहुत बार राजधानियाँ चेंज हुई हैं। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में डिटेल में।
राजकीय चिन्ह क्या है इसका? तो बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच स्थित है बोधि वृक्ष। भगवान बुद्ध जिसके नीचे तपस्या कर रहे थे वही बोधि वृक्ष जो है वो राज्य का चिन्ह है। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तरी दक्षिणी को कैसे मापा जाता है बंधुओं? तो हमेशा ही देखिए, ये बिहार राज्य है, ये इसका अक्षांशरीय विस्तार कहलाएगा। ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली, दो अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हमेशा अक्षांशीय विस्तार होता है, और पूरब से पश्चिम का, ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंड होता है किसी भी जगह का, इसको देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको रटना नहीं आता है तो कृपया करके सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या सरकारी जॉब की तैयारी छोड़ करके कुछ और कर लें। बहुत सारे क्यूट बच्चे मिलेंगे जो आपको बोलते होंगे कि मुझे रटा नहीं जाता है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो इस प्रकार के लोगों का कोई स्थान नहीं होता है। जो रटने का है वो रटने का है, नहीं याद हो रहा है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। कहाँ से कहाँ तक है भाई? 24 डिग्री 20:10 से लेकर के 27 डिग्री 31:15 तक उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ये अक्षांशरीय विस्तार है। कहाँ से लेकर के भाई? तो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक का इसका विस्तार माना जाता है। वहीं पर देशांतरीय विस्तार जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक का इसका देशांतरीय विस्तार माना जाता है। पूर्वी देशांतर में स्थित है ये। पूर्वी देशांतर में उत्तरी गोलार्ध में बिहार राज्य स्थित है। ये सारे के सारे डिजिट वाइज अंत तक याद होने चाहिए। क्या कोई इसका और उपाय है? कोई उपाय नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल देखिए कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12th पोजीशन पर है वर्तमान में। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र जो भारत का है, भारत अगर 100 हेक्टेयर में है तो बिहार 2.86 हेक्टेयर में बसा हुआ है, यानी कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.86% तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक अगर आप बिहार में कुल यात्रा करेंगे तो सबसे अधिक दूरी तक 345 किलोमीटर की दूरी है, 345 किलोमीटर है। वहीं पर पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है ये 483 किलोमीटर तक है। 483 किलोमीटर तक पूरब से पश्चिम का विस्तार है लंबाई में। ये याद होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है ये अधिक है और उत्तर से दक्षिण का कम है। तो इसको कहा जाता है आयताकार, रेक्टेंगल है बिहार, एक प्रकार से रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई यहाँ पर ज़्यादा है, चौड़ाई तुलनात्मक रूप से कम है। याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? तो भाई ये बिहार राज्य है। बिहार में आपसे बिहार स्पेशल पढ़ाऊँगा तो चौकोर ही होता है मेरा बिहार गुरु। ये बंगाल हो गया, ये अपना झारखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है? यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल और आपका नेपाल हो गया। एक देश सीमा लगती है, नेपाल हो गया। नेपाल की सीमा से लगे हुए कुल ज़िले कितने हैं? तो टोटल 7 ज़िले हैं जो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सातों आपको याद होना चाहिए। कोई ट्रिक हो तो ज़रूर ही बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आएगा ही, सीतामढ़ी है, शिवहर का नहीं लगता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। अपने ही चैनल पर सबसे शुरुआत के दिनों में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू ही किया था उस समय का शॉर्ट वीडियो जा कर के देखिएगा, उसमें मैंने ट्रिक बताए हुए हैं ये सब याद करने का। ये याद कर लीजिएगा कृपया करके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले कुल 8 ज़िले हैं जिसमें रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। कुल 8 ज़िले हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे पहले शुरू करेंगे, कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल और यूपी दोनों से लगती है? तो वह है वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास की भी सीमा यहाँ से यूपी से लग रही है। 8 ज़िलों की सीमा लगती है। वहीं पर वेस्ट बंगाल से मात्र 3 ज़िलों की सीमाएं लगती है, वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है।
वेस्ट बंगाल से। भागलपुर की सीमा झारखंड से लगती है, वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट भागलपुर की सीमा नहीं लगती है, ये भी याद में रखिएगा। पश्चिम बंगाल से 3 जिले हो गए। झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार है। कितने हो गए? 8 जिले हो गए। कौन कौन सा? रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सारे, और कटिहार जो है, ये 8 जिले कहाँ से हो गए? तो ये हो गए आपके झारखंड से। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? एक तो एकमात्र जिला है, वो है आपका कटिहार। ये याद रहेगा आपको। कटिहार की सीमा वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से लगती है। और यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने कि रोहतास एक ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लग रही है। रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लग रही है। किशनगंज की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से ही लग रही है। पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से ही लग रही है। किशनगंज की सीमा जो है वो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से ही लग रही है। ये सब फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में, प्रेशर में ये आसान से फैक्ट भी आप गलत करके -1/3 ले आएंगे। 1 नंबर लाना तो दूर, पता चला 1/3 नंबर कटवा भी लिया अपना। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत सारे बच्चे पीटी से बाहर होते हैं, तो इसलिए भी ध्यान में रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए ज़िले 9 हैं: अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 के 9 ज़िले जो हैं, इनकी सीमाएं पटना से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वेस्ट चंपारण है। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। सबसे छोटा कौन है? तो शिवहर है, ये बिहार है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जिला दिखेगा और यहाँ पर आपको उत्तर बिहार में ही सबसे छोटा जिला दिखेगा। सबसे उत्तरी जिला भी आपको वेस्ट चंपारण ही दिखेगा। सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला गया दिखेगा, जो यहाँ तक है, नीचे तक फैला हुआ है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पश्चिम का आया जो जिला है वो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला जो है वो यहाँ पर कोने पर किशनगंज स्थित है। किशनगंज सबसे पूर्वी का जिला हो गया। राज्य की जलवायु मानसूनी है, यानी कि वर्ष के विशिष्ट मौसम जो 4 महीने का होता है उसमें यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ओके। कर्क रेखा क्या बिहार से गुजरती है? बिल्कुल भी नहीं, बिहार के नीचे से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 1205 मिलीमीटर, करीब में 12.5 सेंटीमीटर होती है। और वर्षा का पैटर्न जो है वह कुछ इस प्रकार का है। ये बिहार में गंगा नदी बीच से बह रही है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी और इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, बिहार ये है, बिहार के बीच से गंगा नदी बह रही है। तो ये जो तिरहुत प्रमंडल है ये गन्ने की कृषि के लिए जाना जाता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होता है। ये जो एरिया है आपका औरंगाबाद और ये सब जो ज़िला है रोहतास वगैरह, यहाँ पर कृषि बहुत ही अच्छी होती है। वहीं पर ये जो पूर्वी उत्तर पूर्व का ज़िला है ये बाढ़ और अति पिछड़ा ज़िला माना जाता है। अति पिछड़ा ज़िला माना जाता है। उत्तर बिहार में पूरब का भाग जो है अति पिछड़ा माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला किशनगंज हो गया। बिहार के हैं, बिहार स्पेशल में आप गलत करके आ जाएंगे, नाक कट जाएगा भाई। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल को है, पीपल माना जाता है राजकीय वृक्ष यहाँ का। राजकीय पक्षी गोरैया है, जिसको हम इंसानों ने ख़त्म कर दिया। राजकीय पुष्प गेंदा है, मैरीगोल्ड, गेंदा तो देखा होगा अंग्रेजी मीडियम वाले, मैरीगोल्ड। राजकीय मछली जो है मांगुर को कहा जाता है, बहुत ही घटिया मछली होता है, बकवास होता है। राजकीय पशु बैल को कहा जाता है, जो बैल भी अब विलुप्त होने के कागार पर हैं। राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये सवाल पीटी में पूछा गया है टीआरई एग्जामिनेशन में। राज्य का प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, किसी बच्चे को याद नहीं होगा, मास्टर को भी याद नहीं है। राजकीय खेल यहाँ का कबड्डी है, जो आप सभी ने भी खेला होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, यहाँ तक मैंने करवा दिया किशनगंज तक। अगला है न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहला है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। जरा ध्यान से देखिए कहाँ पर है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया।
यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा इन एरिया में होती है, अधिकतम वर्षा इस एरिया में होती है, बहुत वर्षा होती है। ये पूरा ही एरिया ले लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो इस एरिया में होती है और सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। ये सब छपा हुआ होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेट कर पाएँ ऑप्शंस को। ये रटा रटाया चीज़ नहीं है। अगला है सबसे गर्म स्थान गया है और सबसे ठंडा स्थान भी गया ही है। पठारी प्रदेश है, बहुत गर्मी बहुत ठंडा पड़ता है यहाँ। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, लगभग में 53 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर के करीब में माना जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या ये 2011 से हम लोग काउंट कर रहे हैं और ये 2011 के हिसाब से 10,40,99,452 है। लगभग में 10,41,00,000 जनसंख्या है बिहार का, जो देश में तीसरा स्थान है। पहला है उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का स्थान आता है। अभी वर्तमान में माना जा रहा है 2025 ईस्वी में कि इसकी आबादी, बिहार की आबादी करीब में 14 करोड़ हो गई है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं तो 5,42,78,157 पुरुष हैं। 52% जो आबादी है वो पुरुषों की है और कुल महिलाओं की आबादी है 47%, यानी कि 4,98,21,295 महिलाएं बिहार में आबादी में गिनी गई हैं। भारत की कुल जनसंख्या में परसेंट 8.60 2011 के अनुसार, 2023 के अनुसार 9.4% है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो जारी किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो जारी किया गया है, इसके अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन देश की पॉपुलेशन का अब 9.4% हो गया है। 9.4% हो गया है। 2011 के कंपेयर में 2011 में 8.60% था। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि बिहार की आबादी देश की आबादी की कितने परसेंट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2023-24, तो वहाँ पर आप मारेंगे 9.4%। लेकिन अगर 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से पूछता है तो 8.60% आबादी हो जाए। और लैंड कितना था 2.86% ही लैंड है, यानी कि 2.86% पर लगभग में 10% आबादी भारत के रह रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होगा। 1 किलोमीटर में काफ़ी सारे लोग रह रहे होंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार का पहला स्थान आता है। कुल जनसंख्या के दृष्टि से देश में स्थान तो तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, देश में तीसरा स्थान है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, यानी कि 2001 के तुलना में 2011 तक में हमने 25% से जनसंख्या वृद्धि की है। लगभग में 25.5%, 25.42% से हमने पॉपुलेशन ग्रोथ किया है। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार से 1106 हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा एरिया में बिहार में मिनिमम 1106 लोग निवास करते हैं। 1106 लोग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, यानी कि एक वर्गाकार 1 किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 1106 लोग रहते हैं, जो देश में पहले स्थान पर है। इतने ज़्यादा लोग कहीं पर भी नहीं रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है 58 लाख और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है 6,36,342। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा के लोगों ने खूब मेहनत किया है और मधेपुरा की आबादी 10 वर्षों में 31.12% से बढ़ गया। मधेपुरा कहाँ पर है? मधेपुरा यहाँ पर है। आपको बताया मैंने कि ये एरिया जो है अल्प विकसित है। बिहार में भी सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो है, पिछड़ा हुआ एरिया जो है वो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा ये एरिया आता है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग गलत हैं भाई। ये बाढ़ का एरिया है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इसमें, इसीलिए सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखते हैं सब पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे इन डिस्ट्रिक्ट से क्या लेना देना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बिहार सरकार का जो हम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पढ़ेंगे, इसी में डेटा पढ़ेंगे शिक्षा एजुकेशन का, सब में आपको पिछड़े हुए जिले यहीं पर मिलेंगे। न्यूनतम किसका रहा है तो गोपालगंज के लोगों का 19.02% रहा है। वहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 में अगर 100 लोग होंगे मधेपुरा में तो 2011 में 131 लोग हो गए। वहीं पर 100 लोग अगर 2001 में गोपालगंज में होंगे तो मात्र
19 ही हो पाए, 119 ही हो पाए। ये क्या अपडेट आ गया क्या, एक सेकेंड, 119 लोग हो पाए, ठीक है। इसी को कहा 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर, इसी को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में शिवहर में निवास करते हैं। शिवहर बहुत ही छोटा सा एरिया है, लेकिन वहाँ की आबादी जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर 1880 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए कितना छोटा शिवहर है, 2 जिलों के बीच में सैंडविच बना रखा है इसको पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी ने मिलकर के, ओके। अगला देखिए क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, कैमूर में है, भभुआ 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और यहाँ का टेरेन जो है वो कठिन है। कैमूर भभुआ ये पठारी प्रदेश यहाँ पर आ जाता है, जंगल का भी कई बड़ा एरिया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर निवास लोगों का कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसका हो गया और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसका हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी पटना का हो गया, सबसे कम आबादी शेखपुरा का हो गया। तो ये सब फैक्ट कौन याद रखेगा, आपको ही याद रखना है, आपको ही याद रखना है। अगला है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ के सबसे ज़्यादा लोगों की आय कहाँ पर है, तो पटना में है, और सबसे न्यूनतम शिवहर में है, अभी जो दिखाया आपको। तीसरे सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। अगला सवाल है कि साक्षरता दर 2011 जनगणना के हिसाब से बिहार के 61.80% लोग साक्षरता में शामिल होते हैं, जिसमें से 71.2% पुरुषों की साक्षरता है और ठीक 20% कम कर दीजिए 51.5% महिलाओं की साक्षरता है। महिलाओं की साक्षरता 51.5% और पुरुषों की 71.2% साक्षरता है। यानी कि टोटल निकालेंगे तो 71 और 51 के एवरेज जो अगर निकालेंगे तो 61 के आसपास बनेगा, तो यानी 61% जो है वो बिहार के एजुकेशन का दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो गया 73.37%, बहुत बार प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम तो पूर्णिया हो गया 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में ही होगा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में हो गया। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में हो गया, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में हो गया। सहरसा, पूर्णिया के ये सब अगल बगल के ही ज़िले हैं, वही एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था। लिंगानुपात महिलाओं पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात 918 है। और गुड न्यूज़ ये है कि हमने बहुत मेहनत करके बेटियों को मार मार के अब 900 से कम पर हम ले आए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 895 के करीब बिहार का करेंट लिंगानुपात पहुंच गया है। और इसी रफ्तार से अगर हमने बेटियों को मारते रहे तो एक दिन हम 800 से भी कम पर ले आएंगे, इतना तो विश्वास कर रहे हैं। तो 918 है वर्तमान में लिंगानुपात। 2023 में 953 हो गया था, 953 हुआ था 2023 में। और जो एक सप्ताह पहले ही न्यूज़ आया था जिसको मैंने शेयर भी किया, तो उसमें 895 बताया गया है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अब लोग मान करके चलिएगा, 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से मानिएगा। 800 वाला जिस दिन सरकारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा उस दिन उसको भी मान लेंगे। लेकिन फिलहाल में इकोनॉमिक सर्वे जो है 23-24 का, उसके अकॉर्डिंग 953 बताया गया है। तो ये भी याद में रखिएगा, 918 से 953 आए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स तो बहुत ही कम बता रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। गोपालगंज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, जो नेचुरल तरीके से यही होता है। अगर आप नेचुरली जनसंख्या ग्रो करने देंगे तो महिलाओं की आबादी हमेशा ही पुरुषों से ज़्यादा होगी। मुंगेर भाई 876 है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। बेटियां मारने में ये आगे हैं थोड़े से, 876 पर आ गया है इनका लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 935 है, बच्चों का लिंगानुपात 935 है 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। और हमारा जो वयस्क में लिंगानुपात है वो 918 है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का सबसे अच्छा है 971। न्यूनतम सबसे खराब शिशु लिंगानुपात 904। वैशाली जिला कैसे पीछे रहता, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन 904 इनका बच्चों में है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 88.71% है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो 15% आबादी जो है वो शहरों में निवास करती है। तो यानी कि 88% 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार में क्या है, तो जनसंख्या में ग्रामीण आबादी है। तो
तो कितना बच गया भाई शहर के लिए, तो मात्र 11.29% जो हैं ये शहरी आबादी बिहार में 2011 के हिसाब से थे, जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट के हिसाब से 15% पर पहुंच गए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में है। पटना जिला लगभग में सारे अर्बन एरिया ही आते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या फिर से शिवहर आ गया। 28,000 लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से नगरीय आबादी में रहते थे शिवहर में। तो शिवहर में नगर होगा ही क्या, छोटा सा जगह है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा कोई नगर नहीं होगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना का है, 43% आबादी पटना के नगर में रहते हैं। न्यूनतम है समस्तीपुर का, परसेंटेज के हिसाब से 3.47% लोग समस्तीपुर के नगरीय आबादी में है, बाकी सभी के सभी ग्रामीण में निवास करते हैं। बिहार में एससी आबादी कितनी है भाई, एससी आबादी पूरे जनसंख्या का 15.9% है, 16% अप्रॉक्स एससी आबादी है। और सबसे ज़्यादा एससी गया ज़िले में है, परसेंटेज के हिसाब से भी गया ज़िले में ही है, 30% आबादी गया की एससी है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में नंबरिंग के हिसाब से भी 13,34,351 एससी जो हैं वो गया में निवास करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम एससी कहाँ पर रहते हैं, तो शिवहर जिला में सबसे कम एससी हैं, उत्तर बिहार के शिवहर में। अब एसटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर रहते हैं, तो किशनगंज में रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अभी हम लोग एससी परसेंटेज को कर रहे हैं, एक मिनट फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि न्यूनतम एससी परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है, तो किशनगंज में है, सबसे कम 6.69%। आबादी के दृष्टिकोण से देखेंगे, नंबर के दृष्टिकोण से, तो न्यूनतम कहाँ पर है, शिवहर में है, मात्र 96,000 लोग एससी वहाँ पर निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में एसटी का कितना परसेंट है, तो 1.3% एसटी आबादी बिहार में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण में निवास करते हैं। न्यूनतम एसटी शिवहर में निवास करते हैं, यानी कि एससी और एसटी इन दोनों की ही न्यूनतम आबादी किस ज़िले में है, तो शिवहर ज़िले में है, शिवहर ज़िले में है। इसका उत्तर यह जरूर याद में रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से पश्चिमी चंपारण ही है, जनसंख्या में भी और परसेंटेज में भी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाला औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर तीनों सम्मिलित रूप से आते, क्योंकि तीनों के यहाँ पर न्यूनतम आबादी है शेड्यूल ट्राइब्स की। राज्य का उच्च न्यायालय पटना 1916 में स्थापित। बहुत बार प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल और गलत करके आ जाते हैं। प्रमंडल कमिश्नरी कितने हैं बिहार में, 9 कमिश्नरी हैं, ये भी याद में रखना है आपको, 9 कमिश्नरी हैं। कौन कौन से, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये 9 बिहार में कमिश्नरी बनाए गए हैं। जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 है अनुमंडल। प्रखंड जो है बिहार में 534 हैं, ब्लॉक जिसको कहा जाता है। पंचायत समिति वर्तमान में 533 काम कर रहे हैं पंचायत समितियां, 533 पंचायत समितियां बिहार में काम कर रही हैं। पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8,058 बिहार में पंचायत काम कर रहे हैं। 8,406 कहीं कहीं पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है, जो 14 साल बाद का डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा तो बहुत पहले का है, लेकिन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार में 8,406 पंचायतों की संख्या हो गई है। पुलिस स्टेशन 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या जो है 45,103 बिहार में गांव एग्जिस्ट करते हैं, राजस्व गांव। लोकसभा सदस्य 40 हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है बिहार से, ये जरूर याद में रखिएगा। लोकसभा तो सब के सब याद रखते हैं, लेकिन राज्यसभा लोग भूल जाते हैं। 16 राज्यसभा की भी सीटें हैं बिहार में, 16 राज्यसभा की सीटें हैं। विधान आरक्षित सीटें कितने हैं एससी के लिए, तो 6 आरक्षित सीटें हैं, 6 आरक्षित सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। विधानमंडल द्विसदनीय उच्च सदन, विधान परिषद निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 243 विधानसभा सदस्य हैं जिनका इलेक्शन होता है। द्विसदनीय है, बिहार में विधान परिषद भी काम करता है और विधानसभा भी काम करता है। विधान परिषद 75 सदस्य हैं, अपने 75 सदस्य हैं कम से कम। लोक नृत्य यहाँ पर कटघोरवा, छऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच आदि यहाँ के लोक नृत्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लोक नृत्य किस एरिया में प्रसिद्ध है, तो ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊँगा। प्रमुख वन के तो यहाँ पर
पर्णपाती यानी कि पत्ते गिराने वाले वन पाए जाते हैं, जिसको पर्णपाती कहा जाता है। गंगा के किनारे 12 जिले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और खगड़िया इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023, राज्य की अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ इसमें नापा गया है, लेकिन ये सही प्रमाण नहीं था क्योंकि जातिगत जनगणना जो बिहार में किया गया वो नाम मात्र का था। ऐसा कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सेंसस नहीं था। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, 1976 में स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिले में है, ये भी 1976 में। पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है, पंत वन्यजीव अभयारण्य। रजौली ये नवादा में है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि आपको पश्चिमी चंपारण में ही दिखेगा। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। बहुत बुरी कंडीशन इसकी हो रखी है। ये रामसर में शामिल तो हुआ लेकिन बहुत इसकी बुरी स्थिति हो रखी। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। नागी और नकटी ये दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नागी डैम और नकटी डैम ये मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य ये भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा जिले में स्थित है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये वैशाली में है। ये काफ़ी बड़ा है, ये बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य में से एक माना जाता है। गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है। कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। हाल में जमुई जिले की 2 नम भूमियाँ नागी और नकटी को रामसर साइट घोषित किया गया है 2024 में। तो जमुई जिले की जो 2 डैम के वाटर के रिजर्वायर बनाए गए थे नागी और नकटी, उनको अब 2024 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको याद में रखना है। अगला है कि राज्य में प्रथम बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रीलिम एग्जाम का फेवरेट सवाल है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अबुल गफूर साहब रहे हैं। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी रही हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के उपरांत रहे हैं। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष अब्दुल बारी रहे हैं और देवशरण सिंह स्वतंत्रता के उपरांत बने हैं, ये जरूर याद रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट तो याद रहते हैं, लेकिन ये सब जो फैक्ट हैं, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इसी में गलती करेंगे आप, बाकी फैक्ट्स में तो गलती नहीं करेंगे। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता SK बागे रहे हैं। बिहार और उड़ीसा विधान सर वाल्टर मोरे 1921 में रहा है। परिषद के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक ये पद पर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद जी बने थे। जुलाई 1937 से 1948 तक ये अपने पदों पर रहे थे। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपसभापति सईद हसन इमाम बने हैं। 1921 से 1922 ईस्वी तक ये पद पर रहे थे। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन थे? तो श्याम प्रसाद सिंह बने हैं। 1946 से सितंबर 1948 तक पद पर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड मैनर्ड चैम्स चैमेर, या ये मार्च 1916 से अक्टूबर 1917 तक रहे हैं। ये सवाल पूछा गया है कई बार। और मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के उपरांत बने पहले मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाईकोर्ट के। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महामाया प्रसाद सिन्हा बने हैं। प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु था। हिंदी फिल्म कल हमारा है। और प्रथम भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। और प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार स्पेशल का इंट्रोडक्शन वीडियो था ये, अभी तो हमने शुरू ही किया है। आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको भारत देश में एक ट्रेन का टिकट नहीं मिल सकता है। तो आप अगर स्वप्न लोकीय दुनिया में हैं कि बैठे बिठाए SDM और DYSP के सपने देख रहे हैं कि बनने के बाद स्टेटस लगाएंगे इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे सपने को तोड़ लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अथाह मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत कि जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ सेलेक्ट होंगे, PT होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू दे करके आएंगे और फाइनल रिजल्ट से पहले पता चलता है कि सामने थाली सजा करके रख के छीन लिया गया है।
तो उन परिस्थितियों के लिए भी माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि जिस कंपटीशन में आप शामिल होने जा रहे हैं वो भले देखने में आपको आसान लगता हो कि आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन कभी भी आसान होता ही नहीं है। उसमें भी जब एसडीएम और डीवाईएसपी की सीटें आती हैं ना, तो जो बच्चे आज तक सेलेक्ट हुए हैं उनका उम्र है और एसडीएम डीवाईएसपी नहीं है, तो वो सब के सब फॉर्म भरते हैं, सेलेक्टेड बच्चे भी। और एसडीएम सीट के कारण यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले अच्छे स्टूडेंट्स भी फॉर्म भरते हैं। यूपीएससी के प्रिपरेशन तो नाम मात्र के ज़्यादा लोग करते हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं वो सब के सब फॉर्म भरते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ, मेंटोर हूँ, जो भी मानेंगे, बड़ा भाई माने, छोटा भाई माने, जो भी मानेंगे, मेरा काम होता है आपको दर्पण दिखाना। अगर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर रख रहा हूँ कि पढ़ते रहो हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत अथाह मेहनत करेंगे, लक का फैक्टर भी होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। मेहनत में कभी भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कंटेंट दूंगा, जितना तक हो सके उतना दूंगा। आप पढ़िएगा और पढ़ करके एग्जामिनेशन निकालिएगा। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।